वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। कवि गोपाल प्रसाद व्यास की इन पंक्तियों में स्वराज की असीम उत्कंठा छिपी है। सच में जो परवश होकर बहने से, जीने से प्रतिकार करे वही तो स्वराज है। स्वराज या स्वराज्य यूं तो एक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रत्यय है, किंतु भारत के संदर्भ में स्वराज वो अग्नि है जिसने ब्रिटिश अहंकार को जलाकर रख दिया। वह शस्त्र है जिसने उपनिवेशवाद की मजबूत जड़ों को काट कर नष्ट कर दिया। स्वराज वह शक्ति है जिसने नए भारत की नई परिभाषा को गढ़ने में एक सुंदर और सशक्त सांचे का काम किया। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्व शासन या स्वयं पर शासन अथवा स्वयं द्वारा शासन, किंतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इसके कई गहरे और गूढ़ मायने हैं, जिसे समझने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हुए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर एक नजर डालना आवश्यक हो जाता है। यूं तो स्वराज शब्द का प्रचलित प्रयोग 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में होता दिखाई देता है, किंतु यदि इस पर व्यापक दृष्टि डालें तो पता चलता है कि इसकी भावात्मक शक्ति का प्रयोग देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हुआ, जिसे अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह कर कर भारतीय वीरों की शक्ति को क्षीण करने की चेष्टा की। मंगल पांडे, तात्या टोपे, लालाजी देशमुख, रोहिला सरदार और वीरांगना लक्ष्मीबाई ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस लड़ाई ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी सत्ता के हम पर थोपे जाने का प्रतिकार किया। हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं बल्कि अपनी आजादी और अपना शासन चाहते हैं, इस बात को मुखर किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निहित था स्वराज की मांग। किंतु इस लड़ाई का मूल भाव धार्मिक था, जिसमें रोटी और कमल के प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास किया गया। यह प्रयोग पूर्ण रूपेण सफल न हो सका और आजादी की हमारी पहली लड़ाई को दबा दिया गया। 1857 की क्रांति के पूर्ण रूपेण सफल न हो पाने के कई तात्कालिक कारण थे, किंतु एक बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त के नेतृत्वकर्ताओं के पास कोई ऐसी भाषा, मुहावरा या प्रत्यय नहीं था जो जनमानस को झकझोर सके, उन्हें जोड़ सके और राष्ट्रीयता की भावना से भरकर उद्वेलित कर सके अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में। जैसा कि विदित है, किसी भी लड़ाई, क्रांति या आंदोलन के लिए सटीक नारों, प्रत्ययों, मुहावरों की बड़ी भूमिका होती है। भारत में भी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उसकी प्रबल आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो कि देश की लड़ाई को कुछ सेनानियों की लड़ाई नहीं बल्कि वृहद जन आंदोलन बना सके। भारत माता, वंदे मातरम और स्वराज ऐसे ही कुछ प्रत्यय के रूप में उभरे जिन्होंने भारत की जनता को जगाने का काम किया, उन्हें सचेत किया कि वे अंग्रेजों के गुलाम हैं और उन्हें अब इस दास्तां से मुक्त होने का समय आ गया है। स्वराज ऐसा ही एक प्रत्यय बनकर उभरा जिसने जाति, धर्म, ऊंच नीच की दीवारों से बटी जनता को ऐसी देशभक्ति से भर दिया कि जनता हुंकार उठी और उसकी ताकत को रोक पाना अब ब्रिटिश सरकार के लिए असंभव हो गया।
स्वराज की अवधारणा को मजबूती और मिली जब 20वीं सदी के पूर्वार्ध में लोग ब्रिटेन और अमेरिका के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए जाने लगे। वहां उनका परिचय लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, शासन, होम रूल जैसे विचारों से हुआ। इसी दौरान एशिया और अफ्रीकी देशों में चल रहे विविध क्रांतियों और आंदोलनों ने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को नवीन दृष्टि प्रदान की। फलस्वरूप भारत को भी उसकी परिस्थिति के अनुकूल नए नए मुहावरे और प्रत्यय मिलने लगे, जिनमें स्वराज सबसे प्रमुख था। इसका प्रयोग समय समय पर नवीन प्रयोगों के साथ होता गया, जिसने देश की आजादी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आधुनिक भारत का संदर्भ लें तो ऐसा विदित होता है कि आधिकारिक तौर पर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1909 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में किया, जिसे कालांतर में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ने मजबूती प्रदान की और अंततः महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का केंद्र बनी। भारतीय राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान सरकारी व्यवस्था भारत के लिए घातक है। भारत की आर्थिक पराधीनता को इसकी राजनीतिक सामाजिक पराधीनता से जोड़ते हुए नौरोजी ने स्वराज या सेल्फ रूल की आवश्यकता को भारत की मुक्ति का एकमात्र रास्ता माना। अंग्रेजी सत्ता के बनिस्पत स्वशासन को वरीयता देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा को भारत के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए स्वराज के महत्व को रेखांकित किया। हालांकि स्वराज की अवधारणा और मजबूत हुई सन 1916 ईस्वी में, जब बाल गंगाधर तिलक ने मुखर और सशक्त रूप से होम रूल की स्थापना करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक के इस उद्घोष में अनुनय विनय नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में स्वराज की मांग थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की कड़ी आलोचना करते हुए महज स्वराज की मांग नहीं की, बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल का विश्लेषण किया जाए तो उसका भी मूल भाव स्वराज अर्थात स्वशासन ही है। यह आयरलैंड में स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रयुक्त मंत्र पर आधारित था, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट ने अप्रतिम योगदान दिया। तिलक ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति की उपेक्षा का करारा जवाब देते हुए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को प्रचलित किया, जिसका एक उद्देश्य जन जागृति कर लोगों को पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने हेतु प्रेरित करना भी था। तिलक द्वारा जलाई गई पूर्ण स्वराज की मशाल को 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक और औपचारिक स्तर पर पुष्ट किया। नेहरू ने 1929 में ग्रेट ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया, जो कि भारत की आम जनता के स्वशासन की आकांक्षा का प्रतीक था। कांग्रेस ने लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की मांग भी की। इन प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के अलावा अनेक ऐसे विचारक और कार्यकर्ता थे जिन्होंने स्वराज से कम कुछ भी स्वीकारने से इनकार कर दिया। 1907 में वंदे मातरम अखबार के संपादक के रूप में श्री औरोबिंदो ने लिखना शुरू किया कि राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी पूर्ण स्वराज,
पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। कांग्रेस नेता और प्रसिद्ध कवि हसरत मोहानी 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस मंच से अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे, जिनका समर्थन मखबूर अहमद आजादी ने भी किया। 1919 के अमृतसर नरसंहार के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ काफी सार्वजनिक आक्रोश था। इसके मद्देनजर 1920 ईस्वी में गांधी और कांग्रेस ने स्वराज के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया, जिसे राजनीतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं दूसरी ओर गरम दल और क्रांतिकारी दल जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस अपने अपने तरीके से ब्रिटिश ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि सबका सपना एक था, स्वराज, पूर्ण स्वराज। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी ने स्वराज को स्वतंत्रता का पर्याय बना दिया और सन 1920 में इसका प्रयोग करते हुए कहा, मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। उनके अनुसार स्वराज का मूल अर्थ तभी सिद्ध होगा जब जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था हो जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। उनका यह विचार ब्रिटिश शासन का सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, सैनिक तथा शैक्षणिक बहिष्कार के संदर्भ में था। उनके द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन, सर्वोदय, स्वतंत्रता संग्राम तथा ग्राम स्वराज का मूल आधार भी स्वराज की यही अवधारणा थी। महात्मा गांधी ने स्वराज को 3 स्तरों पर परिभाषित किया, जो प्रखर रूप से उनकी पुस्तक हिंद स्वराज से अभिव्यक्त होती है। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज, जिसका भाव व्यक्ति के आत्म संयम से था। दूसरा, देश के स्तर पर स्वराज, अर्थात भारत की ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता। और तीसरा, सामाजिक तथा सामुदायिक स्तर पर स्वराज, जिसका अर्थ था ग्राम स्वराज या गांवों की स्वतंत्रता। गांधी जी व्यक्तिगत स्वराज को देश के स्वराज और सामुदायिक स्वराज का आधार मानते हुए कहते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज निष्पक्ष आत्म मूल्यांकन, निरंतर आत्मशुद्धि और बढ़ती आत्मनिर्भरता की क्षमता से जुड़ा हुआ है। उनकी पुस्तक हिंद स्वराज एक राजनीतिक घोषणा पत्र बन गई, जिसने भारतवासियों के समक्ष भारत की पराधीनता के कारण और स्वराज की प्राप्ति के संभव रास्तों को स्पष्ट रूप से रखा। अपनी इस पुस्तक में गांधी लिखते हैं, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। इस प्रकार स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। गांधी जी का मत है कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और मानसिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में, जब गांधी हिंद स्वराज में लिखते हैं कि अगर लोग एक बार सीख लें कि जो कानून हमें अन्यायी मालूम हो उसे मानना नामर्दी है, तो हमें किसी का भी जुल्म बांध नहीं सकता। यही स्वराज की कुंजी है। गांधी के विचार में स्वराज एक सतत प्रयास है शासित नियंत्रण से मुक्ति का, चाहे वह देशी सरकार हो अथवा विदेशी। यह जनता की संप्रभुता है
विशुद्ध रूप से मौलिक सत्ता के रूप में आर्थिक रूप से देखें तो पूर्ण स्वराज पूर्ण रूपेण आर्थिक स्वायत्तता है करोड़ों मेहनत कशों की। स्वराज अंग्रेजों के बेहतर शासन का विकल्प नहीं है, बल्कि संपूर्ण संप्रभुता है जिसमें देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े देशवासी की स्वतंत्रता भी निहित है। वो कहते हैं, स्वराज कहीं बादलों से बूंद की भांति स्वतः नहीं आएगा, वह तो हमारे धैर्य, संयम, निर्बाध प्रयत्न, साहस और परिस्थिति के विवेकपूर्ण समझ का फल होगा। इस प्रकार महात्मा गांधी का स्वराज एक वृहत और व्यापक प्रत्यय है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति की सीढ़ी है और इसके लिए मजबूत संगठनात्मक क्षमता, ग्राम्य स्वराज, स्वदेशी प्रेम, राष्ट्रीय शिक्षा, लोकहित, समानता, मानवता और शांति नितांत आवश्यक है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रस्तावों के बल पर नहीं, बल्कि चंपारण से प्रारंभ कर पूरे भारत की यात्रा करने के उपरांत जन जन को इस महायज्ञ से जोड़ कर लड़ना चाहा। उन्होंने और अन्य नेताओं ने साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता को जन जन की प्रतिज्ञा में बदलने का प्रयास किया और देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों को भी स्वराज से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को भी स्वराज का अभिन्न अंग माना और धीरे धीरे स्वराज भारत की स्वतंत्रता का पर्याय बनता गया। प्रारंभ में भारत की जनता में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, जिसे जगाने में हमारे साहित्यकारों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत मदद की। जहां एक ओर हमारे राजनेताओं ने जनसभाओं, भाषणों, समाचार पत्र पत्रिकाओं की मदद से देशभक्ति की भावना को पोषित किया और जनता को आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर समकालीन कवियों, साहित्यकारों जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने वीर रस और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के माध्यम से जनता को स्वराज के महत्व को समझाने का प्रयास किया। जैसा कि जयशंकर प्रसाद अपनी कविता में लिखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। या दूसरी ओर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस प्रकार से भांति भांति से विभिन्न रचनाओं में इन रचनाकारों ने अपने ही अंदाज में भारत की जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को पुनर्बलित करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में स्वराज एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने ऐसी ऐतिहासिक क्रांति को जन्म दिया जिसने भारत को आजादी का उपहार दिया। स्वराज आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के पूर्व था। हम भले ही 1947 में राजनीतिक रूप से आजाद हो गए हों, किंतु भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पूंजीवाद, हिंसा, छद्म सत्य और अलगाव की प्रवृत्ति के हम फिर से गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसे में स्वराज को एक बार पुनः विश्लेषित करने की आवश्यकता है उसे अपने जीवन में अपनाने की। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत स्तर पे इसका सही प्रयोग ही एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकता है और हम सही मायनों में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।